आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 696। ऋतिक ने भी तुरंत डिवाइन निशान जायंट को कमांड दे दी थी और डिवाइन जायंट ने उसके सभी हमलों को अपने ऊपर ले लिया। ये डिवाइन जायंट न केवल पावरफुल पावर रखता था, बल्कि इसके पास पावरफुल डिफेंस भी था। वे स्वॉर्ड की आभाएं जो स्पेस को काटने में सक्षम लग रही थी, वो इस समय डिवाइन जायंट द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई थीं। भाड़ में जाओ तुम। इस समय दिलीप कटारिया पहले से ही थोड़ा पागल हो गया था और अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड लहराते रहा। ये बेकार है, उसकी कोशिशें देखकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर डिवाइन जायंट सीधे दिलीप कटारिया की ओर आ गया। दिलीप कटारिया के हमले को सीधे नजरअंदाज करते हुए उस डिवाइन मार्क जायंट ने उसे एक पंच मार दिया। वूम! डिवाइन जायंट का पंच सीधे दिलीप कटारिया के शरीर पर लगा। हालांकि दिलीप कटारिया ने इस समय विरोध करने के लिए स्फीयर को खोल लिया था, लेकिन इस पंच की पावर बहुत भयानक थी। उसने सीधे उसके स्फीयर को चकनाचूर कर दिया। नहीं, अपने स्फीयर को डिवाइन लामार्क जायंट के पंच से चकनाचूर कर दिए जाने के बाद दिलीप कटारिया ने अपने मुंह से ब्लड उगल दिया और जोर से दहाड़ा। पर तभी अगले ही पल एक और पंच तुरंत उसके शरीर पर फिर से लगा। दिलीप कटारिया ने तुरंत उसे ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। वूम! लेकिन डिवाइन जॉइंट की पावर वास्तव में भयानक थी। उसकी स्पीड उसकी स्वॉर्ड की स्पीड से भी कहीं ज्यादा फास्ट थी और अगले ही पल वो पंच सीधे उसके शरीर से जाकर टकरा गया। पंच लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। मौका पाकर ऋतिक ने तुरंत जमीन पर पड़े दिलीप कटारिया पर डिवाइन जायंट की मदद से हमला कर दिया। पिंग पिंग पिंग! इस समय पूरी जमीन ने जोर से शोर मचाया। दिलीप कटारिया का शरीर डिवाइन मार्क जायंट के हमलों के तहत पहले से ही मांस सॉस के एक लिक्विड में बदल गया था और अगले ही पल ऋतिक के दिमाग में एक्सपीरियंस हासिल करना का संकेत आया। लगता है सब मर चुके हैं। ऋतिक ने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए अपने आओ से कहा। इस समय फ्यूरी का प्रभाव भी गायब हो गया था और इसके साइड इफेक्ट ऋतिक पर असर करने लगे थे, जिससे वो पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगा था। पर किस्मत से अब यहाँ कोई वॉरियर नहीं था, इसलिए ऋतिक आसपास की एनर्जी को सोखते हुए जमीन पर क्रॉस लैग करके बैठ गया। वो बस फ्यूरी के सीक्वल के गायब होने का इंतजार कर रहा था। अपनी एक्सपीरियंस वार देखते हुए ऋतिक ने पाया कि उसकी ग्रोथ लगभग 12% तक बढ़ गई थी। इतने सारे गॉड वॉरियर्स को मारने के बाद उसे बस इतना ही एक्सपीरियंस हासिल हुआ था। गॉड वॉरियर के लेवल तक पहुंचने के बाद इसे ऊपर उठाना ज्यादा कठिन लग रहा था। वूम वूम वूम! थोड़ी देर के बाद जैसे ही फ्यूरी के प्रभाव गायब हो गए, आसपास की जमीन बेतहाशा कंपन करने लगी। यह क्या हो रहा है? झटका महसूस करने वाले ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसके चारों ओर के डिवाइन मार्क लेनर्मल आंखों को दिखाई देने वाली स्पीड से धीरे धीरे गायब होने लगे थे। यही बात उस डिवाइन मार्क जायंट के लिए भी सच थी, जिसे वो कंट्रोल कर रहा था। इस नज़ारे को देखकर ऋतिक के हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। इस विशाल डिवाइन मार्क जायंट की पावर इतनी जल्दी गायब क्यों हो रही है? ऋतिक ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा। लेकिन यहाँ की जगह ढहने वाली थी, इसलिए उसे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ा। बिना ज्यादा सोचे ऋतिक वहाँ से बाहर निकलने लगा। आसपास के कंपन और ज्यादा तेज होते गए और ऋतिक ने जल्दी से खंडहर को छोड़ दिया और सीधे आसमान में उड़ गया। वूम! पूरे इलाके ने फिर से तेज आवाज की। करीब से देखने पर ऋतिक ने देखा कि नीचे की अथाह खाई तुरंत बड़ी मात्रा में मिट्टी से दब गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी अंडरग्राउंड खाई एक पल में फिर से भर गई थी। ये देख ऋतिक सरप्राइज हो गया।
उसी समय ऋतिक आसमान से नीचे उड़कर जमीन पर खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ऋतिक ने मन ही मन कहा, क्या तुम्हें वो स्क्रॉल मिल गया? उसी समय हवा में बड़ी संख्या में वॉरियर्स थे जो ऋतिक को घेरे हुए थे। अभी अभी उन्होंने अपने आसपास से तेज कंपन भी महसूस किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खंडहर अपने आप दफन हो जाएंगे। जहां तक ऋतिक का सवाल है, वो आखिरी वॉरियर था जो अवशेष के दफन होने से पहले बाहर आया था। बहुत संभव था कि उसे अंदर विरासत मिली हो। उनकी बात सुनकर ऋतिक ने अपनी आंखों में मर्डस लुक के साथ उन पर नजर डाली। खंडहर गायब हो गए हैं, इसलिए तुम लोग मोनार्क सिटी छोड़ सकते हो। ऋतिक ने उन लोगों से कहा, क्या मजाक है? तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले? उनमें से एक आदमी ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा, मैं मोनार्क सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ। उसकी बात सुन ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और हल्के से कहा, मोनार्क सिटी का सिटी लॉर्ड। जब हवा में उड़ रहे इन वॉरियर्स ने ऋतिक की बातें सुनी तो वे सरप्राइज रह गए। मोनार्क सिटी का सिटी लॉर्ड, मुझे लगता है कि तुम एक धोखेबाज हो। ऐसे धोखेबाज के रोल में आम जनता सही से इवॉल्व नहीं कर पाएगी। उस आदमी ने ऋतिक को घूरते हुए कहा, मैं अब मोनार्क सिटी की आम जनता को तुम जैसे धोखेबाज से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो ऋतिक की ओर नीचे की ओर भागने वाला था। सोर्स पावर के संचरण के कारण उसके हाथ की स्वॉर्ड पहले ही चमकदार सफेद रोशनी में फूट चुकी थी। ये देखकर ऋतिक के चेहरे पर उनका मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। एक विचार के साथ ही डार्क एज भाला ऋतिक के हाथ में आ गया। इससे पहले कि वो आदमी ऋतिक पर हमला कर पाता, ऋतिक ने भाले से हमला कर दिया। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर इंटेंट। जैसे ही ऋतिक के हाथ में भाला निकला, वो तुरंत हजारों भाले की छाया में बदल गया। इससे पहले कि जो आदमी भागता उसके पास रिएक्ट करने का समय होता, उसके शरीर में अनगिनत छेद कर दिए गए और वो एक पल में मारा गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, खंडहर चले गए हैं और जो लोग अभी भी यहाँ मोनार्क सिटी में रहकर बेवकूफ बनने की सोच रहे हैं, वे अब चले जाएं यहाँ से। ऋतिक ने आंखें उठाकर हवा में वॉरियर्स की ओर देखा और कहा। जब वॉरियर ने अपने सामने के नजारा को देखा तो उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। ऋतिक ने जैसे ही चाल चली थी, उसने एक पावरफुल वॉरियर को एक पल में मार डाला था। उसे रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला था। अगर उन्होंने अभी ऋतिक पर हमला किया होता तो शायद उनका भी यही हाल होता। ये सोचकर ज्यादातर वॉरियर्स सिहर उठे। हालांकि कुछ वॉरियर ऐसे भी थे जो अभी भी राजी नहीं थे। वे अंत में यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था और अब उन्हें बिना कुछ लिए छोड़ना होगा। चलो एक साथ उस पर हमला करें। इस लड़के ने संकेत कोहली की विरासत और गुप्त खजाना हासिल किया होगा। कुछ आदमी इस समय जोर से चिल्लाए। वे वॉरियर जो थोड़े डरे हुए थे, इस समय वहां से नहीं गए और सभी ने ऋतिक की ओर देखा। आखिरकार विरासत का लालच बहुत बड़ा था और ये लोग इसे आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। इन वॉरियर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल वे सभी आसमान से नीचे की ओर आने लगे। इतने सारे वॉरियर्स एक साथ लड़ रहे थे और उन्हें अब ऋतिक का कोई डर नहीं था। सिटी लॉर्ड, सावधान रहिएगा। सिटी लॉर्ड मैंशन के दूसरी तरफ खड़े रॉकेट ने इस नज़ारे को देखा और जोर से चिल्लाने से अपने आप को नहीं रोक सका। तुम चिंता मत करो, ये बस मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। ऋतिक ने उसकी बात सुनकर व्यंग करते हुए धीरे से कहा। इस समय डार्क एज भाले पर बड़ी मात्रा में सोर्स पावर कलेक्ट होने के साथ डार्क एज भाले का पूरा शरीर कांच की तरह पारदर्शी हो गया था। लालच आकर इंसान की मौत तक ले जाता है।
जिस क्षण उन वॉरियर्स ने ऋतिक को घेर लिया, ऋतिक ने सीधे अपना लंबा भाला घुमा दिया। वूम वूम वूम, एक के बाद एक गहरे नीले रंग के फायर फिनिक्स एक पल में भाले की नोक से बाहर निकल गए। ये सभी फायर फिनिक्स अपने आसपास के वॉरियर्स की ओर उमड़ पड़े। उन फायर फिनिक्स की उपस्थिति के कारण पूरी जगह बेहद गर्म हो गई थी। जब उन वॉरियर्स ने यह नज़ारा देखा तो उनके चेहरों पर अचानक फिर से डर छा गया। वे ऋतिक को घेरने के लिए आसमान से नीचे उतरे थे। इस समय उन्होंने साफ साफ अपने आप को संकट में महसूस किया और उन्होंने अपने स्फीयर खोल लिए। वे जलते फायर फिनिक्स उनके स्फीयर से टकरा गए और तेज चिलचिलाती तापमान ने उन्हें महसूस कराया कि उनके स्फीयर पिघलने वाले थे। कुछ कमजोर वॉरियर्स इस समय दर्द और दहाड़ करते हुए चिल्लाने लगे। हालांकि उन्होंने बचाव के लिए स्फीयर को खोला था, लेकिन वे इस भयानक फ्लेम से जल गए थे जिससे उनका स्फीयर सीधे पिघल गया था। स्फीयर की सुरक्षा के बिना आग की लपटों ने सीधे उनके शरीर को कोख में जला दिया था। कुछ ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स ने भी ऋतिक के हमले का विरोध करने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन उसी समय ऋतिक की आकृति चमक उठी और वो सीधे उनके सामने दिखाई दिया। उसके हाथ में लंबे भाले ने सीधे उन पर हमला कर दिया। वैंग वैंग वैंग, इन वॉरियर्स में ऋतिक के हमलों का विरोध करने की क्षमता नहीं थी और उनके सिर को ऋतिक ने तुरंत भेद दिया था। जल्द ही फाइट एक तरफा फाइट में बदल गई और ऋतिक नर्क के देवता की तरह उन्हें एक एक कर नर्क की ओर भेज रहा था। ऋतिक ने अपनी प्रबल पावर से यह सिद्ध कर दिया था कि ये वॉरियर उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बजाय एक के बाद एक वॉरियर आसमान से गिरते रहे। इधर रॉकेट जो ऋतिक को लेकर चिंतित था, लेकिन इस समय इस भयानक नज़ारे को देखकर उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गईं। अब मुझे समझ आ रहा है कि राजकुमारी लारा ने इतने कम उम्र के लड़के को क्यों चुना था, रॉकेट ने अपने आप से कहा। दरअसल राजकुमारी लारा ने पहले ही उसे ऋतिक की सेवा में लगा दिया था और जब रॉकेट ने ऋतिक को देखा था तो उसे समझ नहीं आया कि राजकुमारी लारा ने उसे क्यों चुना था, क्योंकि निचले ग्रहों से आए गॉड वॉरियर्स की उम्र आमतौर पर ज्यादा होती थी और ऋतिक केवल एक 20 साल एक लड़का था। भागो, जल्दी भागो यहाँ से, यह एक डेविल है। कुछ वॉरियर्स ने ऋतिक को अपना भाला घुमाते और कई वॉरियर्स को मारते हुए देखा और उनके दिल डर से भर गए थे। इस समय उनकी लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। भला ऐसी एक तरफा लड़ाई में लड़ने की हिम्मत किसकी हो सकती थी। चूंकि तुम लोग अभी जाना नहीं चाहते थे, तो अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जाने की इच्छा रखने वाले वॉरियर्स को देखते हुए ऋतिक ने एक उन्हें गुस्से के साथ घूरते हुए कहा। उसी समाज ऋतिक के माथे पर एक काला सोर्स मार्क नजर आने लगा। सोर्स मार्क पावर के इस्तेमाल से अचानक बड़ी संख्या में आसपास के स्पेस में मैट्रिक नजर आने लगी। इन मैट्रिक्स ने तुरंत आसमान को एक विशाल स्फीयर एरिया में घेर लिया। वे वॉरियर्स भागना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर मैट्रिक्स से टकरा गए और उनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे हमला किया, मैट्रिक्स को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। तुम सभी मरो अब। और ऋतिक ने इस समय बिना दया के अपने हाथ में भाला लहरा दिया। सब कुछ एक झटके में हुआ और उन सभी वॉरियर्स को ऋतिक ने मार डाला। इतने लोगों को मारने के बाद भी केवल 1% की ग्रोथ हुई है। सच में ये स्पीड तो बहुत कम है। इन वॉरियर्स को मारने के बाद ऋतिक ने एक्सपीरियंस वार को देखा और बेहद उदास महसूस किया। उसने अकेले ही इतने सारे वॉरियर्स को मार डाला था, लेकिन उसे केवल इतना ही एक्सपीरियंस हासिल हुआ था। ऐसा लगता है कि आगे अपग्रेड करना जारी रखना बहुत मुश्किल होने वाला था। रॉकेट, यहाँ पर जो डैमेज हुआ है उसे जल्द से जल्द ठीक करवा दो। ऋतिक ने रॉकेट को देखा जो ज्यादा दूर नहीं था और फिर बोला, जी सिटी लॉर्ड। रॉकेट ने हमें अपना सिर हिला दिया।
आज उसे ऋतिक को अपने मास्टर के रूप में देखकर काफी अच्छा लग रहा था। उसके मास्टर किसी भी पावरफुल इंसान को एक पल में मार सकते थे। यहाँ आए जितने भी वॉरियर्स थे, या तो वो पावरफुल फैमिली से थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से थे, लेकिन उसके मास्टर उन सभी पर भारी थे। इधर यहाँ पर मौत का तांडव खत्म करने के बाद ऋतिक अपने कमरे में वापस आ गया और उस गुप्त विरासत स्क्रॉल को निकाला जो उसने अभी हासिल किया था। जब ऋतिक उस इनहेरिटेंस स्क्रॉल को खोलना चाहता था, तो उसने पाया कि इसे सीधे खोलने का कोई तरीका नहीं था। ऋतिक को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने उसे उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन ऋतिक को कोई स्विच नहीं दिखा। इस समय वो स्क्रॉल को जबरदस्ती नहीं खींच सकता था। अगर उसने गलती से इसे नष्ट कर दिया तो यह बुरा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज का नेचर स्किल कार्ड जैसा ही हो? ऋतिक ने इस समय एक संभावना के बारे में सोचा। उसने अपने माइंड को ट्रिगर किया और उसी पल उसके शरीर की सोर्स एनर्जी उसके हाथ से होकर उस स्क्रॉल के अंदर चली गई। ये स्किल कार्ड के साथ कम्युनिकेट करने और स्किल कार्ड की जानकारी को सोखने जैसा था। जल्द ही दे से ही ऋतिक की सोर्स पावर को उस स्क्रॉल में स्थानांतरित किया गया। वो अचानक से एक तेज सफेद रोशनी में चमकने लगा। इस समय पूरा स्क्रॉल सफेद हो गया था और जगमगा उठा था। ये तो सचमुच काम कर रहा है। इस नज़ारे को देखकर ऋतिक अचानक उत्तेजित हो गया। इस समय हालांकि स्क्रॉल अभी तक नहीं खोला गया था, ऋतिक को लगा कि उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी आ रही थी। बहुत ज्यादा जानकारी थी और वो इस समय उसके दिमाग में पागलपन से भर रही थी, जिससे ऋतिक को लगा कि उसका सिर फटने ही वाला था। और ऋतिक को भी इस समय धीरे धीरे जानकारी मिल रही थी। ये स्क्रॉल वास्तव में संकेत कोहली की विरासत थी। ऋतिक के शरीर में न केवल एक पावरफुल पावर आ रही थी, बल्कि डिवाइन लिंक्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी भी दर्ज हो रही थी। क्योंकि संकेत कोहली अतीत में एक पावरफुल डिवाइन माँ का घर, इसलिए डिवाइन माँ की पावर भी एक वॉरियर की पावर को बहुत बढ़ा देती थी। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 697। ऋतिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में आने वाली जानकारी को समझ लिया। इस समय स्क्रॉल, जो पहले सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा, अचानक धूमिल हो गया। जल्द ही नॉर्मल आंखों को दिखाई देने वाली स्पीड से वो धीरे धीरे गायब हो गया। असली विरासत सब उसके दिमाग में आ गई थी। चिंता मत करिए, मैं आपकी इस सिटी की सही से हमेशा रक्षा करूंगा, ऋतिक ने कुछ देर बाद बेरुखी से कहा जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उस जानकारी से ऋतिक को पता चला कि पावरफुल गॉड वॉरियर संकेत कोहली के मन में इस सिटी के लिए भावनाएं थी जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। ऋतिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ऋतिक ने दरवाजे की ओर देखा और अपनी पारखी नजर से वो समझ गया कि बाहर कौन आया था। अंदर आ जाओ, ऋतिक ने हल्के से कहा। उसके बाद दरवाजा तुरंत ओपन हो गया और रॉकेट तेजी से अंदर चला आया। सिटी लॉर्ड, क्या हुआ? ऋतिक ने उससे सवाल किया। कल वो दिन है जब लगी सिटी एक सम्मेलन आयोजित करेगी। क्या आप कुछ तैयारी करना चाहते हैं? रॉकेट ने आदरपूर्वक कहा। कल? रॉकेट की बात सुनकर ऋतिक सरप्राइज गया। उसे टाइम का तो अंदाजा ही नहीं था। मैं कितने समय से यहाँ हूँ? ऋतिक ने पूछा। आप 3 दिनों से एकांत में है, रॉकेट ने कहा। 3 दिन हो भी गए। इस समय ऋतिक थोड़ा हक्का बक्का रह गया। यानी इस विरासत पावर को अब्सॉर्ब किए हुए 3 दिन हो गए। घर उसे लगा कि बस कुछ ही समय हुआ था। ऋतिक उसी समय उठ खड़ा हुआ। वैसे इस जगह का पुनर्निर्माण कैसा चल रहा है? पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है।
पिछले कुछ दिनों में कोई वाकई वॉरियर यहाँ नहीं आया है, रॉकेट ने उसे जवाब दिया। उस दिन ऋतिक ने जो ताकत दिखाई वो बहुत भयानक थी। इतने सारे वॉरियर्स को मारने के बाद मोनार्क सिटी में आसानी से पैर रखने की हिम्मत कौन करेगा। रॉकेट की बात सुनकर ऋतिक ने संतोष में अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर वॉरियर जिनके बुरे इरादे थे उनमें मोनार्क सिटी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे ग्रीन सिटी के बारे में सारी जानकारी लाकर दो, मैं जल्द ही वहां जा रहा हूँ, ऋतिक ने रॉकेट से कहा। ठीक है मास्टर, रॉकेट ने हमें अपना सिर हिलाया। उसके बाद वो वहां से चला गया। 3 दिनों के भीतर सिटी लॉर्ड मैंशन का वो हिस्सा जो नष्ट हो गया था पूरी तरह से फिर से बना दिया गया था। किसी के लिए भी ये देखना असंभव था कि यह नष्ट हो गया था या नहीं। अब कोई और नहीं होना चाहिए जो यहाँ आएगा। ऋतिक ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपने आप बुदबुदाया। हालांकि उस दिन बड़ी संख्या में वॉरियर्स मारे गए थे, पर ऐसी संभावना थी कि जो कुछ हुआ था उसकी जांच करने के लिए बाकी लोग यहाँ आएंगे। इसमें मदर श्राइन और स्टार पैलेस के लोग शामिल थे। सिटी लॉर्ड, जानकारी तैयार है। रॉकेट ने ग्रीन सिटी के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर ली थी और उन सभी को ऋतिक को सौंपने से पहले एक स्मार्ट वॉच में डाउनलोड कर दिया था। ठीक है, वॉच पहनने के बाद ऋतिक ने अपना सिर हिला दिया। उसने उस इनविटेशन लेटर को देखा जो उसे पहले मिला था और उसे अपने खाली स्पेस में रख दिया। अगले कुछ दिनों के लिए तुम मोनार्क सिटी की देखभाल करते रहना। सभी जरूरी तैयारी करने के बाद ऋतिक ने रॉकेट को अपना ऑर्डर दिया। जी सिटी लॉर्ड, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, रॉकेट ने तुरंत अपना सिर हिलाया। फिर ऋतिक सिटी लॉर्ड मैंशन से बाहर चला गया और सड़कों पर आ गया। नमस्ते सिटी। सड़क पर मौजूद ज्यादातर वॉरियर्स ने ऋतिक को देखकर उसका स्वागत करने लगे। पिछले कुछ दिनों में ऋतिक ने सिटी को कैसे मैनेज किया था, मोनार्क सिटी अब पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। अब ये किसी निचली सिटी की तरह नहीं दिख रही थी, वाकई काफी एडवांस लग रही थी। मोनार्क सिटी के वॉरियर वास्तव में ऋतिक का दिल की गहराइयों से सम्मान करते थे। जब ऋतिक सिटी से बाहर निकला तो उसने उस नक्शे को देखा जो उसे स्मार्ट वॉच पर मिला था। इस तरफ जैसे ही उसने वॉच में स्क्रीन पर नक्शा पड़ा, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ से ग्रीन सिटी तक का रास्ता काफी लंबा था। जब से ऋतिक डेविल गॉड रीजन में आया था, उसने आसपास का एरिया नहीं देखा था। वो एरिया से परिचित नहीं था और केवल स्मार्ट वॉच से दिए गए निर्देशों के साथ सफर जारी रख सकता था। मुलाकात से पहले अभी भी 3 दिन बाकी थे। ऋतिक ने अपना सफर जारी रखा और वो डेविल गॉड रीजन के बाकी एरियाज को देखकर सरप्राइज रह गया। यहाँ की हरियाली उन बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग थी जिन पर ऋतिक रहा था। यहाँ सभी पौधे अविश्वसनीय रूप से काफी बड़े और विशाल थे। ज्यादातर पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आसमान में चले गए थे। 2 दिन चलने के बाद आखिरकार ऋतिक एक पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। ग्रीन माउंटेन। नक्शे के अनुसार एक बार जब वो इस माउंटेन को पार कर आगे बढ़ता तो वो ग्रीन सिटी पहुंच जाएगा। लेकिन ये पहाड़ वाकियों से अलग था क्योंकि यहाँ पर बेहद खतरा था। ऋतिक अभी यहाँ आया ही था कि उसे तेज गर्जना सुनाई दी। ऋतिक के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था और तभी उस पर एक काली विशाल छाया आ गई। उस छाया को देखकर ऋतिक तुरंत साइड में हो गया। काली छाया फिर वही उतरी जहाँ पहले ऋतिक खड़ा था। वूम! जैसे ही वो छाया उस जगह पर पड़ी, एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी जमीन हिलने लगी। हमले से बचने वाले ऋतिक ने काली छाया को देखा और वो देख सका कि यह एक विशाल बीस्ट था जो वहाँ खड़ा था जहाँ पहले ऋतिक था। जिस तरह से बीस्ट जमीन पर उतरा था उसके कारण उसके चारों ओर डंठ पड़ गए थे।
सुपर आई का इस्तेमाल करके ऋतिक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह एक ब्लैक सोल बीस्ट था। इसकी पावर एक बीस्ट गॉड के समान थी। जब बीस्ट को एहसास हुआ कि वो ऋतिक को मारने में कैसे विफल रहा है, तो वो जोर से दहाड़ने लगा। बीस्ट ने ऋतिक को घूर कर देखा और उसे लग रहा था कि ऋतिक से एक मजबूत एनर्जी आ रही है। ऋतिक इस बीस्ट को मारने के लिए तैयार था जिसने स्वयं को उसके सामने प्रकट किया था, लेकिन अचानक वो बीस्ट पलट गया और वहां से जाने लगा। यह उधर कहा जा रहा है। जब ऋतिक ने देखा कि क्या हुआ तो उसकी आंखें खुली रह थीं और उसे नहीं पता था कि उसे हंसना चाहिए या नहीं। बीस्ट भयंकर लग रहा था, उस तरह का जहां वो अपनी मौत तक लड़ेगा। लेकिन ऋतिक को उम्मीद नहीं थी कि यह बस भाग जाएगा। ऋतिक के ऊपर पेड़ की शाखाओं पर जो पक्षी थे वे भी वहां से उड़ गए थे। ये सारे पक्षी यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऋतिक ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ क्या हो रहा था। ग्रीन सिटी जाने के लिए उसे इस पहाड़ के पार करना था। हालांकि ऋतिक अनुमान लगा सकता था कि कुछ सही नहीं था, फिर भी उसे आगे बढ़ना जारी रखना था। वूम वूम वूम, जैसे जैसे ऋतिक पहाड़ पर चलता रहा, वो अपनी अच्छी सुनने की क्षमता के साथ कहीं फाइट होने के शोर को साफ साफ सुन सकता था। जाहिर सी बात थी कि यह लोगों और हैवान के बीच की फाइट नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर वॉरियर्स लड़ रहे थे। ऋतिक आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। तुम लोग यहाँ तक आ गए, इसलिए तुम्हें अब यहीं पर मरना होगा। उसके सामने जमीन के एक सपाट एरिया पर एक लंबा वॉरियर था जिसने अपने कंधे पर एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। वहाँ पर 20 वॉरियर्स थे जो अपने बीच में वॉरियर्स के एक बाकी ग्रुप को घेर हुए थे। पूरी जमीन पर लाशें ही लाशें थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग अभी अभी मारे गए थे। अमृत चंदेला, हम तुम्हें जो चाहें दे सकते हैं। जिन लोगों को घेर लिया गया था उनमें से एक लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़े हुए अपने साथी के करीब बैठा था और वो अपने सामने उस लंबे वॉरियर पर चिल्ला रहा था। उसके मुंह के कोने से ब्लड टपक रहा था और जाहिर है कि वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। मैं क्या चाहता हूँ? अमृत चंदेला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। बाकी सभी वॉरियर्स ये सुनकर चौंक गए कि वो आदमी क्या चाहता था। हमें ग्रीन सिटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि आज तुमने जो किया है उसके लिए तुमसे पूछताछ की जाएगी? वॉरियर्स में से एक ने उसके पूछने पर उसके दांत पीस लिए और कहा। अमृत चंदेल काफी ज्यादा पावरफुल थे और उसके आदमी भी वह थे। वे पहले भी फाइट के दौरान काफी जान गंवा चुके घर। अगर वे ऐसा करते रहे तो यह उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। एक मौका था जहां वे मारे जाएंगे। ग्रीन सिटी का सिटी लॉर्ड, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उसे इस बारे में पता चल पाएगा? अमृत चंदेला उस आदमी की बात से परेशान था और उसने हंसते हुए उससे कहा। जब उन लोगों ने अमृत चंदेला की बात सुनी तो उन सभी के चेहरे पर भयानक भाव थे। उन्हें मार डालो, अमृत चंदेल ने अपने चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ आदेश दिया। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अमृत चंदेल की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि वो अचानक महसूस कर सकता था वह कौन है। उसने पलटकर अपनी कुल्हाड़ी एक दिशा में फेंक दी और अगले ही पल सामने वाला विशाल पेड़ तुरंत कट गए। जब सभी विशाल पेड़ गिर गए तो सामने एक इंसान नजर आया। यह इंसान ऋतिक ही था। ऋतिक अभी अभी इस एरिया में आया था और पूरी घटना को देख रहा था। मैं बस अभी गुजर रहा था, तुम अपना काम कर सकते हो, ऋतिक ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। यहाँ से गुजर रहे थे, हा हा हा। ऋतिक की बात सुनकर अमृत चंदेला हंस पड़ा। छोटे भाई, तुम यहाँ से भाग जाओ। वॉरियर्स जो अमृत चंदेल के आदमियों से घिरे हुए थे
ऋतिक को चेतावनी देने के लिए उस पर चिल्लाए। ग्रीन माउंटेन पर कदम रखने वालों को जाने की अनुमति नहीं है बिना मेरी परमिशन के, अमृत चंदेला ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर उसने अपने आदमियों को देखा और उनसे ऋतिक को रोकने के लिए कहा। ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने उसकी बात सुनी। ये वॉरियर वास्तव में पावरफुल थे। ये साफ था कि पहाड़ पर सभी बीस्ट क्यों भाग गए थे। यहाँ जो फाइट हो रही थी उसी वजह से उन बीस्टों को इन लोगों से खतरा महसूस हो रहा था। हालांकि ऋतिक ने यह नहीं सोचा था कि पिछले 2 दिनों की शांतिपूर्ण यात्रा के बाद जब वो ग्रीन सिटी पहुंचने वाला था तो वो यहाँ फंस जाएगा। तुम क्या चाहते हो? ऋतिक ने अमृत चंदेला से सवाल किया। हम क्या चाहते हैं? तुम्हें मारना और जो तुम्हारा है उसे तुमसे छीनना। ऋतिक को बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हुए एक वॉरियर हंसते लगा। ऋतिक ने जो आर्मर पहना हुआ था उसे देखकर उनकी आंखें उत्तेजना से चमक उठी थी। वे बता सकते थे कि ऋतिक का आर्मर एक अमूल्य खजाना था। जल्दी से उसे भी पकड़ लो। अमृत चंदेला ने ऋतिक को पकड़ने का ऑर्डर देते हुए कहा। उसके लिए ऋतिक महज एक सामान्य वॉरियर था। ऋतिक उनके ध्यान के लायक भी नहीं था। जब ऋतिक ने उसकी बात सुनी तो वो उनकी बेवकूफ़ी पर अपना सिर हिलाने लगा। फिर सभी वॉरियर्स ऋतिक पर हमला करने लगे। उन्होंने अपने हाथों में हथियार पकड़ लिए और ऋतिक को मारने के लिए तैयार थे। पिंग पिंग पिंग। लेकिन जब वे अपने हाथों में हथियार लेकर ऋतिक पर हमला करने ही वाले थे कि तभी उनकी आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। वे एक पावरफुल प्रभाव महसूस कर सकते थे जो उनके हाथों में मौजूद हथियारों से आया था और यह इतना मजबूत था कि उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। यह क्या हो रहा है? उन्हें लगा मानो उनके हथियार ही उनके हाथ से अलग हो जाएंगे। जैसे ही वे कुछ कदम पीछे की ओर बढ़े, उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि ऋतिक के हाथों में एक लंबा भाला दिखाई दे रहा था। वो भाला अचानक उसके हाथ में कहां से आया? जब उन्होंने ऋतिक के हाथों में हथियार देखा तो वे सभी शॉक्ड रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऋतिक के पास पहले कोई हथियार नहीं था। क्या हो रहा है? अमृत चंदेला ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे मार डालो। उसकी बात सुन वॉरियर्स जल्दी से शांत हो गए। फिर जब वे अपने हथियारों के साथ ऋतिक की ओर भागे तो वे जोर से दहाड़ने लगे। आ जाओ। जब ऋतिक ने उन लोगों को अपनी ओर आते देखा तो उसने उन पर व्यंग करते हुए कहा। फिर वो अपने हाथों में डार्क एज भाला तेजी से घुमाने लगा। ऋतिक की स्पीड तेज थी और उसके पास जो मजबूत एनर्जी थी उससे भाला इतनी तेजी से हिल रहा था कि बाकी लोग भाला भी नहीं देख पा रहे थे। जो वॉरियर्स उस पर हमला करना चाहते थे वे सभी शॉक्ड थे। इसके बाद मेटल्स के एक दूसरे से टकराने की आवाज आई और जल्द ही वॉरियर्स ने देखा कि अब उनके पास अपने हथियार नहीं घर। इस समय उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत अपना स्फीयर खोल दिया। वूम वूम वूम। जैसे ही उन्होंने अपना स्फीयर खोला ऋतिक पहले ही आगे बढ़ चुका था। ऋतिक के हमले से उनके सभी स्फीयर तुरंत टुकड़ों में कुचल दिए गए। जैसे ही उनके स्फीयर गायब हुए उन्होंने अपने मुंह से ब्लड उगल दिया। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर इंटेंट। ऋतिक ने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया और अपने भाले से हमला करना जारी रखा। स्फीयर की सुरक्षा के बिना उनमें से कोई भी ऋतिक के हमले को नहीं रोक सका। जल्द ही ज्यादातर अहंकारी वॉरियर्स के शरीर पर कई होल्स हो गए जो लंबे लुभाले से छेदने के बाद उनके पूरे शरीर पर दिखाई देने लगे थे। जमीन पर गिरते ही उनकी आंखें सदमे में बड़ी हो गईं। जब तक उनकी लेना नहीं हुई तब तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी हार गए। अमृत चंदेला के चेहरे पर भी बदले भाव थे। शुरुआत में मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी जान लेने की इच्छा पर जोर दिया, इसलिए अब तुम भी मरो।
ऋतिक ने एक मुस्कान के साथ अमृत चंदेला को घूर कर देखा और कहा, ये आदमी ऋतिक के लिए कुछ भी नहीं थे। अमृत चंदेल के अलावा जो ज्यादा पावरफुल प्रतीत होता था, ऋतिक का मानना था कि वो उनमें से बाकी लोगों को आसानी से मार सकता था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 698, उसे मार डालो। ऋतिक की बात सुनकर अमृत चंदेला भड़क गया और वो अपने आदमियों पर चिल्लाया। लवली वॉरियर्स फिर सीधे ऋतिक की ओर जाने लगे। ऋतिक स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसके वॉरियर ज्यादातर गॉड लेवल पर थे, हालांकि उसे उनसे खतरा महसूस नहीं हुआ। ऋतिक ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और एनर्जी को अपने बाएं हाथ पर स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे इसे हवा में घुमाया। जल्द ही हवा में 2 डिवाइन लेना दिखाई देने लगे। पावर डिवाइन निशान, वाइन डिवाइन निशान। दोनों डिवाइन निशान प्रकट हुए और सीधे ऋतिक के शरीर पर चमकने लगे। डिवाइन मार्क की कमांड से ऋतिक की स्पीड और पावर में काफी बढ़त हो गई थी। वे वॉरियर्स ऋतिक से कुछ ही इंच की दूरी पर थे। डिवाइन स्फीयर आर्ट। ऋतिक ने अपने करीब आ रहे वॉरियर्स की ओर देखा और अपने हाथ में लंबा भाला घुमाने कहा। ऋतिक एक अकेला इंसान था जो 8 गॉड वॉरियर्स से लड़ रहा था, लेकिन वो हारने वाला नहीं लग रहा था। वास्तव में बाकी वॉरियर्स ही थे जो भयभीत लग रहे थे। ऋतिक की स्किल बहुत जोरदार थी और वो बहुत तेज थी। वे पहले से ही ऋतिक से बिना कोशिश किए ही हार रहे थे। अमृत चंदेल तो और भी भड़क गया जब उसने देखा कि सामने क्या हो रहा था। उसने सोचा था कि यह लड़का सिर्फ एक सामान्य लड़का था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ऋतिक कोई इतना पावरफुल हो सकता था। शीट। अमृत चंदेल ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसकी आंखें असीमित जानलेवा इरादों से भर गईं। उन पर नजर रखो, मैं पहले उस लड़के को मारने जा रहा हूँ। अमृत चंदेल ने ऋतिक को घूर कर देखा और उसने अपने आदमियों से कहा। बाकी लोगों ने भी आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिला दिया। बाकी वॉरियर्स के लिए जो पकड़े गए थे, उन्हें इसके बारे में बुरा लग रहा था, हालांकि उनमें उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी। अपनी करंट ताकत के साथ वे अमृत चंदेल के आदमियों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अमृत चंदेल की नजरें ऋतिक पर टिकी थी, जिसने अभी अभी एक और वॉरियर को मार डाला था। तभी उसकी आंखें ठंडी हो गई। अमृत चंदेल ने दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली और फिर ऋतिक पर घुमा दी। वूम! जोरदार धमाके के साथ बड़ी मात्रा में एनर्जी विशाल कुल्हाड़ी से निकली और सीधे ऋतिक की ओर चली गई। जो भारी एनर्जी निकली थी, उससे सारी जमीन पर दरारें तक पड़ गई थी। ऋतिक को साफ लग रहा था कि उस पर कुछ आ रहा था। वो तेजी से घूमा और उसने उस भयानक एनर्जी को देखा जो उसके शरीर को छूने वाली थी। भाड़ में जाओ, ऋतिक ने व्यंग करते हुए कहा। उस समय उसने तुरंत उस हमले को रोकने के लिए अपना स्फीयर जारी किया जो उस पर आ रहा था। हालांकि ऋतिक की रिएक्शन काफी तेज थी, फिर भी प्रभाव के कारण उसे बहुत पीछे धकेल दिया गया। दिलचस्प है, ऋतिक ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा। अपने हाथ में लंबे भाले के साथ उसने उसे बगल में फेंक दिया और उस वॉरियर के सिर में होल कर दिया जो ऋतिक पर बगल से हमला कर रहा था। कमीने! ये देखकर कि ऋतिक कितना अहंकारी था, उसके चेहरे के भाव अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहे थे। फिर उसका विशाल शरीर अचानक सामने से गायब हो गया। ये देखकर ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने अपने लंबे भाले को पकड़ लिया और अपनी तेज रिएक्शन से हमले को रोक दिया। पिंग! अमृत चंदेल अचानक अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ऋतिक के ठीक सामने आ गया और ऋतिक अपने लंबे भाले से उसे रोकने में कामयाब रहा। अमृत चंदेला के चेहरे पर एक भयानक लुक था और वो ऋतिक को टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा था।
ऋतिक ने तुरंत अपने शरीर को साइड कर दिया और हमले को पूरी तरह से चकमा दे दिया। उसकी कुल्हाड़ी सीधे जमीन पर लगी और फिर एक बड़ा धमाका हो गया। एक बहुत बड़ी दरार थी जो जमीन पर दिखाई देने लगी। एक तरफ हट जाओ, अमृत चंदेल ने वाकी वॉरियर्स को देखा और चिल्लाते हुए कहा। लावा की वॉरियर्स जो अभी भी ऋतिक पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने अमृत चंदेल की आवाज सुनी तो वे सभी तुरंत रुक गए। ऋतिक ने उनके कई साथियों को मार डाला था। ऐसी क्षमताओं के साथ उनके लिए ऋतिक को मारना असंभव था। ऋतिक जल्दी से एक तरफ हट गया। जब उसने देखा कि कैसे अमृत चंदेल कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर भाग रहा था, तो ऋतिक ने अपने भाले को कसकर पकड़ लिया। अमृत चंदेल वास्तव में एक पावरफुल आदमी था। ऋतिक लापरवाह नहीं होना चाहता था। उसने जल्दी से सारी एनर्जी अपने शरीर में इकट्ठा कर ली और अमृत चंदेला पर हमला कर दिया जो उसकी ओर आ रहा था। पिंग, लंबे भाले की नोक उस कुल्हाड़ी पर गिरी जिसे अमृत चंदेल ने पकड़ रखा था। हर तरफ चिंगारियां उड़ गई। अमृत चंदेला, जो अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था, उसके कारण पीछे की ओर धकेल दिया गया। लेकिन जल्द ही अमृत चंदेल अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और उस पर बड़ी मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर कर दी, जिससे उसका रंग गोल्डन हो गया। ऋतिक को लग रहा था कि कुल्हाड़ी से भयानक मात्रा में एनर्जी आ रही थी। इससे पहले कि अमृत चंदेल और आगे बढ़ता, उसने तेजी से अपना लंबा भाला चला दिया। शियू शियू शियू। अगले ही पल ऋतिक के भाले से कई सारे गहरे नीले रंग के फायर फिनिक्स एक साथ भाले से बाहर निकल गए। ये कुछ भी नहीं है। अमृत चंदेला ने उन फायर फिनिक्स को देखा जो उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जलते फिनिक्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ऋतिक ने जिन फायर फिनिक्स को छोड़ा था, उन्हें गोल्डन रंग में चमक रही कुल्हाड़ी ने आसानी से नष्ट कर दिया। उसने उन्हें आधा काट दिया था और फायर फिनिक्स पूरी तरह से गायब हो गए। वो मेरे फायर फिनिक्स को भी काट सकता है, ऐसा आज से पहले कोई नहीं कर लाया। जब ऋतिक ने देखा कि क्या हुआ, तो उसकी आंखों का लुक बदल गया। लड़के, तुम मर चुके हो। अमृत चंदेल के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। ऐसा लगा जैसे ऋतिक को मारना बस समय की ही बात थी। अमृत चंदेला बहुत पावरफुल है। हालांकि वाकी वॉरियर्स, जो अमृत चंदेला के आदमियों से घिरे हुए थे, उन्होंने अपने जबड़े बांध लिए। उन्होंने सोचा कि अचानक सामने आया ये लड़का उन्हें बचा सकेगा, लेकिन अब लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। अमृत चंदेल की क्षमताएं जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत थीं। ऋतिक ने अपनी आंखें उस कुल्हाड़ी और अमृत चंदेला पर बंद कर ली थी जो उसके करीब आ रहे थे। ऋतिक ने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और उस एनर्जी को छोड़ दिया जो उसके शरीर में थी। ऋतिक ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसके हाथ से हल्की गोल्डन एनर्जी निकलने लगी। यह एनर्जी वही थी जो उसे उस स्क्रॉल से मिली थी। ऋतिक के शरीर से जो सुनहरी एनर्जी निकली थी, वो छोटे छोटे परमाणुओं में बदल गई और वे धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा होकर कई डिवाइन मार्क्स बनाने लगी। ये डिवाइन लामार्क जल्दी से एक साथ जुड़ गए और एक विशाल दानव में बदल गए। अमृत चंदेल, जो ऋतिक पर हमला जारी रखने के लिए तैयार था, उसने ठीक उसके सामने खड़े विशालकाय दानव को देखा और उसकी आंखों की पुतलियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ गईं। यह क्या है? ठीक उसी समय जब अमृत चंदेल सदमे में था, डिवाइन मार्क से बने दानव की विशाल मुट्ठी सीधे उस पर आ रही थी। अमृत चंदेला ने घूरकर देखा कि उसके आगे क्या हो रहा था। उसने हमले से बचने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय उसने अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल उस विशाल ऊंच को रोकने के लिए किया जो उसके करीब आ रहा था।
वूम। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और जो कुल्हाड़ी उसके हाथों में थी उसे दानव की मुट्ठी से जमीन पर फेंक दिया। लड़ाव की विशाल मुट्ठी सीधे उसके शरीर पर गिरी और उसने उसे मीलों दूर जमीन पर फेंक दिया। पूरी जमीन भी जोर जोर से हिलने लगी थी। वो क्या है? जिन वॉरियर्स ने सोचा था कि ऋतिक को अमृत चंदेल मार डालेगा, वे सदमे में ऋतिक को घूरते रहे। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह एक डिवाइन मार्क जैसा लग रहा था। एक वॉरियर ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उन्होंने एक डिवाइन मार्क देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा जो इतने सारे डिवाइन मार्क्स बनाने और उसमें से एक विशाल दानव में सक्षम था। उसने कभी सुना भी नहीं था। क्या अमृत चंदेला मर गया? बाकी वॉरियर्स, जो अमृत चंदेल के आदमियों से घिरे हुए थे, चिंतित होने के कारण उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक बार अमृत चंदेला मर गया तो उनके पास जीवित रहने का एक मौका था। पर तभी अचानक अमृत चंदेला से एक तेज चीख निकली। दानव ने जमीन पर जो हाथ रखा हुआ था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था। अमृत चंदेला मरा नहीं था। जब ऋतिक ने उसकी चीखें सुनी तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऋतिक ने जिस विशालकाय दानव को काबू किया था, उसने अमृत चंदेला को अपने हाथ के नीचे जमीन पर कुचल दिया था। हालांकि ये साफ था कि अमृत चंदेला अभी भी जीवित था। इसके अलावा वो उस दानव की मुट्ठी को ऊपर उठाने में कामयाब रहा था। जल्द ही अमृत चंदेला अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। उसके शरीर के चारों ओर एक खौफ पारदर्शी पुरोल एनर्जी थी। यह एनर्जी एक विशाल भालू के आकार में थी, एक डिवाइन आत्मा। जब ऋतिक ने सामने का नजारा देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये वह बात थी जो ऋतिक ने पहले किसी वाकई गॉड वॉरियर के साथ अनुभव की थी। इसे डिवाइन आत्मा पॉवर के रूप में जाना जाता था। इन आत्माओं के आकार अलग अलग होते थे और उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती थी। इस विशाल भालू के डिवाइन लामाक ने स्पष्ट रूप से अमृत चंदेल को काफी मात्रा में पॉवर प्रदान की थी। अमृत चंदेला भयानक लग रहा था क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशियां अपनी लिमिट तक फैल गई थी। जाहिर सी बात थी कि डिवाइन आत्म पॉवर के कारण उसके शरीर में पॉवर बहुत बढ़ गई थी। अमृत चंदेल पर परिवर्तन देखकर ऋतिक वास्तव में इन डिवाइन आत्मा पॉवर्स को लेना चाहता था। इससे उसके जैसे गॉड वॉरियर को बहुत लाभ होगा। तुम मर चुके हो। ऋतिक आखिरकार फाइट से गंभीर हो गया और उसने शरीर में एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विशाल दानव पर अमृत चंदेला की आत्मा के निशान एक सुनहरी चमक के साथ चमकने लगे थे। उसने अपना बायां हाथ उठाया और विशाल दानव के हाथ ने भी ऐसा ही किया और सीधे अमृत चंदेला की ओर बढ़ने लगा। अमृत चंदेला विशाल दानव की मुट्ठी को एक तरफ धकेलना चाहता था, लेकिन उसके शरीर को तुरंत जमीन पर वापस धकेल दिया गया। मुट्ठी की ताकत अब पहले की तुलना में काफी मजबूत थी। अमृत चंदेल, जिसके पास डिवाइन आत्मा पॉवर थी, पहले से कहीं ज्यादा बलवान दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर को एक बार फिर विशाल मुट्ठी द्वारा जमीन पर पटक दिया गया था। वूम वूम। इस बार वो दानव यही नहीं रुका। इसके बजाय वो कई बार अमृत चंदेला हमला करता रहा और लगातार अमृत चंदेला को मुक्का मारता रहा। एक तेज आवाज थी जो पंच के प्रभाव से लगातार जमीन की ओर से आ रही थी। जल्द ही दानव की वजह से जमीन पर एक बड़ा सेंध लग गया। अमृत चंदेला को पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला था। डिंग। गॉड वॉरियर मारा गया। अचानक सिस्टम से एक सूचना आई और ऋतिक ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद वो विशाल डिवाइन मरो दानव भी धीरे धीरे तारों में बदल गया और पतली हवा में गायब हो गया। एक गॉड वॉरियर के लिए डिवाइन मार्क का इस्तेमाल करना कुछ थका देने वाला था, खासकर जब उसके इतने सारे डिवाइन मार्क्स को यूज किया था। इससे न केवल वॉरियर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, बल्कि उसकी मानसिक पावर भी खत्म हो जाएगी।
अब ऋतिक थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऋतिक पहली बार डिवाइन मार्क दानव का इस्तेमाल कर रहा था। एक बार जब उसे इसकी आदत हो जाएगी तो यह उसके लिए इतना थकाऊ नहीं होगा। वो मर चुका है। वाकी वॉरियर्स ने देखा कि दानव धूल में बदल गया था, जिसके बाद विशाल क्रेटर के बीच में अमृत चंदेला खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सभी आदमी डरे हुए लग रहे थे। अब मरने की बारी तुम सब की है। ऋतिक ने अमृत चंदेल के बचे हुए आदमियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, भागो। यह एकमात्र शब्द था जो उन सभी के दिमागों में दिखाई दिया। अमृत चंदेल को ऋतिक ने मार डाला था और अगर वे नहीं भागे तो उनकी मौत भी तय थी। वाकी वॉरियर्स के पास भागने में संकोच करने का समय नहीं था। हालांकि ऋतिक ने भागने के उनके प्लान पर उनका मजे उड़ाया और उसने अपना लंबा भाला चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही ऋतिक ने अपना लंबा भाला चलाया, उसमें से गहरे नीले रंग के फायर फिनिक्स बाहर निकले। वे सभी सीधे उन वॉरियर्स के पास चले गए जो वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे तो वे कई बार पलटे। जब उन्होंने देखा कि किस तरह जलते हुए फायर फिनिक्स उनका पीछा कर रहे थे तो वे सभी चौंक गए। उनके लिए छिपना असंभव था और उनके पास अपने स्फीयर को खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वूम 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 जलते हुए फायर फिनिक्स उनके स्फीयर पर उतरे और इसने तुरंत उनके सभी स्फीयर को पिघला दिया। गहरे नीले रंग की लपटें उनके शरीर को जलाने लगी। तेज दर्दनाक चीखें थीं जिन्हें साफ सुना जा सकता था। अमृत चंदेला के आदमियों को भागने का भी मौका नहीं मिला और उनके शरीर गहरे नीले रंग की फ्लेम से भून गए थे। वे सब लकड़ी का कोयला बन गए थे। वाकी वॉरियर भी डर के मारे कांप उठे। उनके सामने वाला लड़का बहुत पावरफुल था। ऋतिक एक ही झटके में इतने वॉरियर्स को मारने में कामयाब था। ऐसा करने के बाद ऋतिक ने पलटकर उन वॉरियर्स को देखा जिन्हें पहले अमृत चंदेल ने पकड़ लिया था। वॉरियर्स भी पीछे मुड़े और देखा कि ऋतिक उनकी ओर देख रहा था, जिससे उनके चेहरे दहशत से भर गए। जब उन्हें लगा कि ऋतिक उन्हें मारने ही वाला है तो वो अचानक घूमकर वहां से जाने लगा। यह सभी वॉरियर दंग रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऋतिक सिर्फ उन्हें नजरअंदाज कर देगा। उनमें से एक एक पल के लिए झिझका लेकिन तेजी से उस दिशा में भागा जहां ऋतिक जा रहा था। अमित, तुम क्या कर रहे हो? ये देखकर कि उनका साथी ऋतिक के पीछे भाग रहा था, उसके बाकी साथी चौंक गए। उनकी नजरों में ऋतिक एक खतरनाक आदमी था। उसके पास अमृत चंदेला को मारने की क्षमता थी, जिससे पता चलता है कि वो कोई महान पावरफुल इंसान था। यह अच्छी बात थी कि उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अगर वे उसके पीछे गए तो हो सकता था कि वो उन्हें भी मार डाले। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, वो वॉरियर पहले से ही ऋतिक के ठीक सामने खड़ा था। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ऋतिक ने रास्ते में खड़ी वॉरियर की ओर देखा और सवाल किया। ऋतिक को भी ये अजीब लगा। सामने वाला क्या चाहता है? ऋतिक ने अमृत चंदेल और उसके आदमियों को मारने का एकमात्र कारण ये था कि वे पहले उसे मारना चाहते थे। ऋतिक पागल नहीं था जो बेकार ही दूसरों को मारे। वो कोई डेविल नहीं था। मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया और ऋतिक को धन्यवाद देने लगा। कोई बात नहीं, जब मैं आया था तो तुम लोगों ने भी मुझे वहां से भाग जाने के लिए कहा था, जिससे साफ था कि खतरे में होकर भी तुम लोग दूसरों का भला सोचते हो। ऋतिक ने उसे शांति से जवाब दिया। इतना कहकर ऋतिक बिना पीछे मुड़े आगे चला गया। एक बार जब वो इन पहाड़ों को छोड़ देगा तो उसे ग्रीन सिटी पहुंच जाएगा। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।
आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 699। शायद वो इंसान भी ग्रीन सिटी के लिए जा रहा है। जैसे ही उनमें से बाकी लोग अमित भास्कर की ओर बढ़े, उन्होंने ऋतिक को ध्यान से देखा जो उन्हें छोड़कर जा रहा था, और उनमें से एक ने बुदबुदाया, अपनी क्षमताओं के साथ अगर वो हमारी मदद करने को तैयार है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जो आदमी ऋतिक को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गया, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जाते हुए ऋतिक की तरफ देखकर वो उम्मीद कर रहा था कि ऋतिक उनकी मदद कर सकेगा। अमित भास्कर, ये नामुमकिन है। उनके जैसे वॉरियर हमारी समस्याओं से परेशान नहीं होंगे। एक लवली वॉरियर ने तुरंत उसके सुझाव का खंडन किया। इधर ऋतिक पहाड़ के पार चला गया था। जैसे ही उसने अपने आगे सिटी को देखा तो उसे अपने सामने एक हलचल भरा सिटी दिखाई दी। ये ग्रीन सिटी थी। ऋतिक ऊंची जमीन पर खड़ा था और वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हवा में एनर्जी की एक मात्रा काफी ज्यादा थी। वो सिटी के जितना करीब आता गया, यह उतना ही ज्यादा साफ होता गया। ऐसा लग रहा था कि इस सिटी में कुछ अलग था। उसी समय बड़ी संख्या में वॉरियर्स थे ग्रीन सिटी की ओर जा रहे थे। इस बार बाकी सिटी के ज्यादातर सिटी लॉर्ड्स भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। सिटी लोगों से भर गया था। इसके अलावा ये कहा गया था कि इस बार ग्रीन सिटी के लॉर्ड ने सिटी के पास एक विशाल खंडहर की खोज की थी। वो सिटी के बाकी लॉर्ड्स के साथ खंडहरों की ओर जाने वाला था। यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ है। वही ऋतिक आखिरकार ग्रीन सिटी के गेट पर पहुंच गया। ये देखकर कि कैसे सिटी के अंदर और बाहर वॉरियर्स के बड़े ग्रुप चल रहे थे, ऋतिक इतनी तेज भीड़ को देखकर सरप्राइज रह गया। ग्रीन सिटी की तुलना में मोनाक सिटी तो एक हाथी की तुलना में एक चींटी थी। ऋतिक ने अपना सिर हिला दिया। उसने अपने विचारों को रोक दिया और सीधे सिटी में चला गया। सिटी की सुरक्षा सख्त नहीं थी। प्रवेश गेट पर ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीनें थी और स्कैन होने के बाद वे सिटी में लंटर करने वाले वॉरियर्स की जानकारी हासिल कर लेते थे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को एंटर करने प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। लगता है सिटी लॉर्ड से मुलाकात कल ही होगी। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? ऋतिक सड़क पर भटकता रहा और वो अपने आप से बुदबुदाया। जब ऋतिक डेविल गॉड रीजन में पहुंचा था तो वो जो काम सबसे ज्यादा करना चाहता था वो परी को तलाशना था। हालांकि अब वो जिस स्थिति में था तो ऋतिक को पता नहीं था कि वो परी को कहाँ पाएगा। इसे पकड़ो, इसे दूर मत जाने दो। जब ऋतिक सड़क पर चल रहा था कि तभी उसके पीछे जोर का हंगामा हो रहा था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक विशाल सफेद आकृति उसकी ओर ही उड़ रही थी। जब उसने उस विशाल सफेद वर्ड को देखा तो ऋतिक शॉक के मार फ्रीज रह गया। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड। सामने वाला मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ऋतिक की पालतू मॉन्स्टर स्मॉल व्हाइट वर्ड थी। स्मॉल व्हाइट वर्ड सीधे ऋतिक के कंधे पर आ गई। स्मॉल आइस वर्ड, तुम यहाँ पर कैसे आई? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। यह आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड निश्चित रूप से उसका पालतू मॉन्स्टर था, स्मॉल व्हाइट वर्ड। हालांकि यह अब बहुत बड़ी थी, फिर भी ऋतिक इसे तुरंत पहचान सकता था। नन्ही स्मॉल व्हाइट वर्ड अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। साथ ही ऋतिक को लग रहा था कि स्मॉल आइस वर्ड अब एक किंग बीस्ट थी। ये सच में काफी हैरान कर देने वाला था। जब ऋतिक डेविल यूनिवर्स के पृथ्वी ग्रह पर था तो स्मॉल व्हाइट वर्ड की माँ, जो एक विशाल आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड थी, अब वो स्मॉल आइस वर्ड के जितनी भी पावरफुल नहीं थी। मैंने उसे काढ़ लिया, वो यहाँ है। तभी कुछ और कदमों की आवाज आई और कुछ वॉरियर्स वहां पर आ गए। ऋतिक ने ऊपर देखा और पाया कि वहां कई वॉरियर थे जो उसकी ओर भाग रहे थे।
जल्द ही उसके ठीक सामने एक बड़ा ग्रुप था। लड़के, ये लेवल्स मॉन्स्टर गलती से भाग गया था, इसे अभी हमें वापस सौंप दो। वॉरियर्स में से एक ने ऋतिक को घूरते हुए कहा। 1 मिनट, यह मेरी पालतू है। जैसे ही उस वॉरियर ने स्मॉल आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को लेने लिए अपना हत्या आगे किया, अचानक ऋतिक ने उस आदमी की कलाई पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जब उस आदमी ने देखा कि ऋतिक के पास उसे टच करने की हिम्मत थी तो वो आदमी क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ऋतिक उसे कसकर पकड़ रहा था। फिर उसने अपना बायां हाथ घुमाया और ऋतिक के सिर पर निशाना साधा। भाड़ में जाओ अंडस्को, ऋतिक ने धीमी आवाज में उसे चेतावनी दी और उसे एक अच्छी किक दी। वूम, जब उस आदमी को लात मारी गई तो उसका शरीर जमीन पर गिरने से पहले जोर से उड़ गया। फिर उसके बाद एक तेज आवाज आई। यह वाकई वॉरियर ये देखकर चौंक गए कि अभी अभी क्या हुआ था। फिर वे सभी ऋतिक पर फिर से वार करने लगे। जब ऋतिक ने देखा कि उनके मन में क्या था तो वो मुस्कुराने कहा। ये वॉरियर उसके लिए बहुत कमजोर थे। वूम वूम वूम, जब वे ऋतिक के चारों ओर खड़े हुए तो उन सभी को हवा में फेंक दिया गया। जो भयानक एनर्जी निकली उसके कारण सभी वॉरियर जमीन पर गिरते ही दर्द से विलविला उठे। जब आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड ने देखा कि क्या हुआ तो वो जोर जोर से चहकने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो उत्साहित हो रही थी। स्मॉल व्हाइट वर्ड, रोली इस समय कहाँ है? ऋतिक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछते ही आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को सहलाना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा कि आइस वर्ड पर घाव थे और ऋतिक के चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन के लुका गए जब उसने जमीन पर पड़े लोगों को देखा। मेरे भाई, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? फिर तभी वहाँ एक वॉरियर शानदार धन कपड़े पहने हुए दिखाई दिया जो वहाँ। ऋतिक ने भीड़ से बाहर निकले आदमी की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि यह एक गॉड वॉरियर था। पहले के लोगों की तुलना में यह आदमी अलग था, बहुत ज्यादा। वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मुझे उलझाना, मौत को दावत देना है। मैं पहले से ही अच्छा था और यह मेरा पालतू मॉन्स्टर है। इन लोगों की आंखों में जानलेवा इरादे थे और जाहिर सी बात थी कि वे उसे मारना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सिटी में नया था तो ऋतिक ने उन सभी को मार डाला होता। मिस्टर दयाल, ये लड़का हमारे इवॉल्व मॉन्स्टर को ले गया। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है। उसी समय बाकी वॉरियर्स ने भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया। ऋतिक को घूरते हुए उन सभी की आंखों में एक अमित्र भाव था। इन वॉरियर्स ने देखा कि कैसे उनके साथी दर्द में जमीन पर संघर्ष कर रहे थे और वे इससे नाखुश थे। चलो इसे फिर करते हैं। उद्धरण चिन्ह, ऋतिक ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा। तुम, जब उनमें से बाकी लोगों ने देखा कि ऋतिक कितना अहंकारी तो उन्होंने आने हथियार कसकर पकड़ लिए। वे लड़ने के लिए तैयार थे। रुको, अचानक मिस्टर दयाल नाम से मशहूर शख्स ने अपना हाथ उठाया और सभी को रोक दिया। तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारे पालतू मॉन्स्टर है? मिस्टर दयाल ने उस वर्ड की ओर इशारा किया जो ऋतिक के कंधे पर आराम कर रही थी और ऋतिक से सवाल खोजा। हाँ, ऋतिक ने दिया पक्का जवाब। हालांकि उसे पता नहीं था कि स्मॉल वर्ड डेविल गॉड रीजन में कैसे आई थी। तुम्हें ये कहाँ से मिली थी? मिस्टर दयाल ने उस आदमी से पूछा जो उसके पीछे खड़ा था। जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो उनकी आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए। फिर वे मिस्टर दयाल के पास खड़े हुए और धीमी आवाज में बोले। ऋतिक को सुनने को नहीं मिला कि वे क्या कह रहे घर क्योंकि वे बहुत फिर बोल रहे थे।
मुझे खेद है लेकिन हमारे मेंबर्स ही में ही इस इवॉल्व मॉन्स्टर को पकड़ा है। भले ही ये तुम्हारा पालतू मॉन्स्टर हुआ करता हो, हम इसे अब तुम्हें नहीं दे सकते। मिस्टर दयाल ने ऋतिक से उस आदमी की बात सुनकर उसे अपना फैसला सुनाया। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब तू ने इसे पकड़ लिया तो क्या जी ने इसके साथ एक और इवॉल्व मॉन्स्टर को भी पकड़ लिया है? जब उस आदमी ने ऋतिक से सवाल सुना तो वो दंग रह गया। उसे हाँ जवाब दो। मिस्टर दयाल ने उस आदमी को घूर कर देखा और फिर उससे ऋतिक के सवाल का जवाब दिलवाया। हाँ, हमने किया है। एक लड़की थी जिसने कहा कि ये मॉन्स्टर्स उसके हैं। वो हमारे आयोजन स्थल पर है। दूसरे आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब तुम कह रहे हो कि ये इवॉल्व मॉन्स्टर्स तुम्हारे हैं और वो लड़की भी यही कह रही है। मिस्टर दयाल ने अचानक अपनी आंखों में एक दिलचस्पी दिखाई और ऋतिक से कहा। जब ऋतिक ने उसकी बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए। क्या ये हो सकता है? ऋतिक ने कुछ सोचा जिसे सोच वो हैरान नजर आने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर्स मेरे हैं। अब जबकि तुमने मेरे आदमियों को मारा है तो तुम्हें सबक तो मिलेगा ही। मिस्टर दयाल ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी आंखों में कातिलाना इरादा साफ झलक था। तुम्हारा एरिया कहाँ है? ऋतिक ने उसके सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय उसने टॉपिक बदल दिया। यह एक अंडरग्राउंड कुश्ती रिंग है। मिस्टर दयाल ने नहीं सोचा था कि ऋतिक अचानक से ऐसा सवाल करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऋतिक को जवाब दिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक मौका है। 3 मैच जीतो और तुम इस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जा सकते हो। मिस्टर दयाल को अचानक कुछ सूझा और उसने ऋतिक को कुछ अलग ऑफर किया। उनके पास एक अंडरग्राउंड कुश्ती रिंग थी। वहाँ नियम थे कि वॉरियर खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ें। मंच पर खड़ा आखिरी आदमी इनाम लेकर चला जाएगा। जैसे ही एक बार वे रिंग में एंटर कर जाएंगे, वे अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके पास जो भी तरीके होंगे जीतने के, उन्हें अपने ओपोनेंट पर आजमाना होगा। रिंग का एरिया काफी बड़ा था। यही कारण भी था कि वहां पर बहुत सारे दर्शकों को भीड़ जमा रहती थी। चलो चलें, ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जवाब दिया। ऋतिक जानता था कि रिया शर्मा नाम की वो नादान लड़की भी यहाँ डेविल गॉड रीजन में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो वह थी जो उसके पालतू मॉन्स्टरों की देखभाल कर रही थी। इन लोगों ने जो कहा उसके अनुसार ये संभव था कि रिया और रोली कुश्ती रिंग में थे। उसे साथ लाओ। ऋतिक की बात सुनकर मिस्टर दयाल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बाकी लोगों की ओर देखा और कहा। उन्होंने इन्हें केवल एक दिलचस्प खेल के रूप में लिया था। जी मास्टर। बाकी लोगों ने ऋतिक को सावधानी से देखा और कुश्ती रिंग का रास्ता दिखाया। ऋतिक ने धीरे से स्मॉल व्हाइट वर्ड के सिर को थपथपाया जो उसके कंधे पर बैठी थी और बाकी लोगों का पीछा करने लगे। लंबे समय तक ऋतिक से दूर रहने के बाद स्मॉल व्हाइट वर्ड उसे देखने के लिए उत्साहित लग रही थी। वो अपना सिर ऋतिक के पूरे गले पर घुमा रही थी। बाकी वॉरियर्स के मार्गदर्शन के साथ ऋतिक विपरीत सड़क पर चला गया। फिर वे एक विशाल दरवाजे से गुजरे और उस एरिया में एंटर कर गए जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसे मार डालो, उसे मार डालो। ऋतिक दरवाजों से गुजरते ही तेज और उत्तेजित आवाजें सुन सकता था। एंट्रेंस गेट पर अंधेरा था, लेकिन जब वे एरिया के अंदर पहुंचे तो सब कुछ उज्ज्वल हो गया। ये ग्रीन सिटी का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एरिना है। जल्द ही होने वाली मीटिंग के कारण इस जगह पर भीड़ हो रही है। मिस्टर दयाल ने खुद से बुदबुदाते हुए अपनी आंखों के सामने उस नजारा को देखा। जब ऋतिक वहां पर आया तो उसने उस एरिया को अच्छी तरह से देखा जहां वो था।
उसके सामने एक कुश्ती की रंग थी और पहले से ही दो वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे थे। दोनों खून से लथपथ थे। उनकी आंखें कातिल लग रही थी, जैसे सामने वाले को मारने के लिए तैयार हों। जल्द ही दोनों वॉरियर्स ने युद्ध का एक और दौर शुरू किया। ऑर्गेन्स काट दिए गए और ब्लड के छींटे सभी पर फैल गए, जिसे देखकर दर्शक उत्साहित हो रहे थे। ऋतिक ने मंच पर क्या हो रहा था ये देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं तुम्हें आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड सौंप दूंगा, लेकिन यहाँ के नियमों के अनुसार तुम्हें कम से कम 3 राउंड की लड़ाई जीतनी होगी। मिस्टर दयाल ने ऋतिक को समझाने से पहले उसकी ओर देखा और कहा। उसने सोचा था कि एक बार जब वो युद्ध की गोलीबारी को देखेगा तो ऋतिक डर जाएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ऋतिक अभी भी इतना शांत रहेगा। इससे मिस्टर दयाल को ऋतिक के बारे में उत्सुकता होने लगी थी। वो देखना चाहता था कि रिंग में आने के बाद ऋतिक डर से कैसे कांपेगा। दूसरा मॉन्स्टर जो इसके साथ आया था, वो कहाँ है? रोली के बारे में पूछते ही ऋतिक ने बाकी लोगों की ओर देखा और सवाल किया। जब वॉरियर्स ने सवाल सुना तो वे पहले मिस्टर दयाल की ओर मुड़ गए, फिर उन्होंने झट से अपना सिर हिला दिया। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 700। किसी भी वॉरियर का फाइट के लिए साइन अप करने के लिए स्वागत है। खड़ा रहने वाला अंतिम इंसान विजेता होगा और वो खजाना जीतेगा। मिस्टर दयाल मुस्कुराए और उन्होंने ऋतिक को नियमों के बारे में बताया। मुझे वहाँ से चलो, ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा। फिर मिस्टर दयाल ने अपने आसपास के वॉरियर्स में से एक को संकेत दिया और ऋतिक को ले जाने के लिए कहा। इस तरफ उस वॉरियर ने ऋतिक को रास्ता दिखाने से पहले अपना सिर हिलाया। यहाँ अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिया में अलग अलग एरिया घर, जिससे अंडरग्राउंड एरिया के अंदर रहते हुए उनकी दिशा का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। हाहा, छोटी लड़की, मेरी आंखें तुम्हारे पालतू मॉन्स्टर पर टिक गई है, इसलिए वो मुझे दे दो चुपचाप। दे से ही ऋतिक एक खास एरिया में आया। उसने एक कठोर आवाज सुनी जो जोर से थी। यह एक पावरफुल दिखने वाला वॉरियर था जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए दाहिनी ओर अंदर खड़ा था। यह मेरा है। वही उसकी बात सुनकर उसके सामने वाली यंग लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। उसके मुंह के कोने से ब्लड निकल रहा था और वो ऐसी लग रही थी मानो वो मुसीबत में थी। हा 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 हा, ग्रेवियर, वो बहुत प्यारी यंग लड़की है। तुम्हें उसे जान से नहीं मारना चाहिए। मारने से पहले ये अच्छा होगा कि तुम उसके सारे कपड़े फाड़ दो और फिर से धीरे धीरे यातना देते हुए अपने आप अपनी जान देने पर मजबूर कर दो। बाकी दर्शकों ने भी हंसते हुए कहा। वो वॉरियर जिसे ग्रेवियर के नाम से जाना जाता था, एक पावरफुल ओपोनेंट था। उनकी बात सुनकर उस यंग लड़की ने अपनी दोनों स्वॉर्ड्स की पकड़ मजबूत कर ली। वो हमला करने के लिए तैयार थी। रिया, पर जैसे ही वो अपने सामने वाले आदमी पर हमला करने वाली थी, उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। यहाँ इस अनजान एरिया में अपना नाम सुनकर वो लड़की शॉक्ड रह गई। जब वो ये देखने के लिए मुड़ी कि यह कौन है तो उसकी आंखें सदमे में फैल गईं। सामने ऋतिक खड़ा था और रिया इस समय काफी ज्यादा शॉक्ड थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ होगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी, ऋतिक ने रिया से स्माइल करते हुए कहा। यह एक अनमोल नज़ारा था कि उसे किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिसे वो शुरू से जानता था, तब से जब वो एक रैंक 1 का वॉरियर भी नहीं बना था। साथ ही सामने वाली लड़की वही नटखट रिया थी जिसे देखकर ऋतिक को और भी अच्छा लगा। नालायक लड़के, तुम अपनी प्रैक्टिस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी अभी तुम्हारे पास मौका है कि मुझे अपना मास्टर बना लो।
रिया ने खेल खेल में ऋतिक को घूर कर देखा और हल्की स्माइल के साथ कहा, मुझे लगता है तुम्हें लिए पहले उस आदमी पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। ऋतिक ने उस पावरफुल आदमी की ओर इशारा किया जो उसके सामने खड़ा था और कहा, सही कहा, इस ज्यादा जुबान चलाने वाले मोटे को आज मुझे नर्क भेजना है। कहते हुए रिया की आवाज ठंडी हो गई। उसने ग्रे वेयर को देखा जो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जो शुरू में काली थी, अचानक लाल हो गई थी। उसके हाथों में जो 2 लॉन्ग स्वॉर्ड थी, वे भी हिलने लगी थी। ये डर के कारण नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि एनर्जी का एक बड़ा उछाल उन लॉन्ग स्वॉर्ड्स में प्रवेश कर गया था जिसके कारण उसके हाथ कांपने लगे थे। जब ऋतिक ने उसके साथ हो रहे बदलाव को देखा तो वो भी हैरान रह गया। दे से ही उसकी आंखें लाल हुईं, ऐसा लगा कि उसकी ताकत जबरदस्त रूप से बढ़ गई थी। जब वो फ्यूरी का इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन रिया की ताकत में ग्रोथ उससे भी ज्यादा लग रही थी। सुपर आई से जांच करने के बाद ऋतिक ने देखा कि रिया केवल एक संत वॉरियर थी, लेकिन किसी खास तकनीक का यूज करने के बाद अब वो एक गॉड वॉरियर बन गई थी। उसकी क्षमताएं अब ग्रे वेयर जैसी ही थीं। तुम काफी देर से कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहे थे, अब घमंड करने का टाइम मेरा है, रिया ने स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया, अपने सामने वाले आदमी पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। छोटी लड़की, तुम बहुत जल्द मर जाओगी, ग्रे वेयर ने हंसते हुए कहा। विशाल कुल्हाड़ी पकड़े अपने दोनों हाथों से वो रिया की ओर आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक रिया अचानक से मूव हुई और वो गायब हो गई। ग्रे वेयर का निशाना चूक गया। वो कहाँ गई? ग्रे वेयर ने शॉक्ड होते हुए कहा। उसने उस लड़की के लिए अचानक पतली हवा में गायब होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसकी रिएक्शन स्पीड भी तेज थी, लेकिन उसे तुरंत आभास हुआ कि उसके पीछे कुछ था। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसे अपने सिर के पीछे घुमा दिया। पिंग! रिया अचानक उसके पीछे दिखाई दी थी और दोनों लॉन्ग स्वॉर्डों से उस पर हमला कर रही थी। ये बेकार तरकीबें मुझ पर काम नहीं करेगी। ये देखकर कि कैसे उसकी कुल्हाड़ी उसके हमलों को रोकने में कामयाब रही, ग्रे वेयर उत्साह में चिल्लाया। रिया ने उनकी इस कमेंट को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अपनी दोनों लॉन्ग स्वॉर्डों से अपने हमले उस पर जारी रखे। पिंग पिंग पिंग! हर एक हमले के साथ जो प्रभाव आ रहा था वो भयानक था। ग्रे वेयर केवल अपनी विशाल कुल्हाड़ी से रिया के हमले से बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। शीट! यह अचानक इतनी पावरफुल कैसे लग रही है? उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। जिस यंग लड़की के खिलाफ वो जीत रहा था वो अचानक इतनी मजबूत हो गई थी। हर एक हमले के साथ एनर्जी की एक भयानक मात्रा लाई गई थी और उसे जवाबी कार्रवाई करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वो केवल कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था और अपना बचाव जारी रख सकता था। मैंने नहीं सोचा था कि आप एक दूसरे को जानते होंगे, मिस्टर दयाल ने ऋतिक से कहा। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी दोस्त ग्रे वेयर के हाथों मारी जाएगी। मिस्टर दयाल ने ग्रे वेयर को देखा जो अब बुरी स्थिति में लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो आदमी कितना पावरफुल हो सकता है। ग्रे वेयर की जीत का सिलसिला जारी रहा था। अनगिनत वॉरियर थे जो उसकी कुल्हाड़ी के नीचे मारे गए थे। तुम्हारा मतलब उस आदमी से है? ऋतिक ने भी शांति से पूछा। उसने बहुत सारे मैच जीते हैं और उसने एक भी मैच अभी तक नहीं हारा है। मिस्टर दयाल के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। फिर तो बड़े अफसोस की बात है कि उसे ये मैच या तो हारना होगा या अपनी जान गंवाना होगा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऋतिक की बात सुनकर मिस्टर दयाल ने सरप्राइज होते हुए उससे कहा।
क्योंकि वो लड़की मेरी दोस्त है। ऋतिक ने बस उसे साफ साफ कह दिया। या तो रिया को ये मैच जीतना था और अगर वो हारती भी थी तो ऋतिक अपने हाथों से ग्रेवियर की जान ले लेगा। रूहानी हमला। ग्रेवियर जो से चिल्लाया। उसने दोनों हाथों से रिया की स्वॉर्ड पकड़ ली और उसके शरीर से जो एनर्जी निकली उसके कारण रिया दूर तक गिर गई। उसने अपने हाथों में जो विशाल कुल्हाड़ी पकड़ी थी उसे भी घुमा दिया। उसकी कुल्हाड़ी को ढकने वाली एनर्जी अविश्वसनीय रूप से काफी पावरफुल थी। तभी कुल्हाड़ी की एक विशाल आकृति हवा में बन गई जो रिया की ओर जा रही थी। वूम! अचानक एक बहुत बड़ा धमाका जो वहां गूंज गया। पूरा एरिया धूल से ढक गया था। हालांकि रिंग के चारों ओर एक एनर्जी दीवार थी। वॉरियर्स की स्किल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये दर्शकों को कभी प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने एनर्जी दीवार को भी तोड़ दिया। मैच देख रहे कुछ वॉरियर्स ने डरते हुए कहा, यह एनर्जी दीवार इसलिए स्थापित की गई थी ताकि वॉरियर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ पावरफुल वॉरियर स्किल उन दर्शकों को प्रभावित न करें जो मैच देख रहे थे। एनर्जी दीवार हार्ड थी और सभी स्किल्स के हमले इसे तोड़ने में सक्षम नहीं थे। ग्रेवियर ने जो स्किल जारी किया था वो एक संत लेवल की वॉरियर स्किल थी। ये निश्चित रूप से एक गॉड वॉरियर स्किल नहीं थी। अब हमारे पास आखिरी विजेता है जो इस मैच में जीता होगा। मिस्टर दयाल ने धूल से ढकी रंग को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने सही कहा। ऋतिक ने भी अपना सिर हिला दिया। जैसे ही धूल छठी ग्रेवियर की आकृति दर्शकों द्वारा देखी जाने वाली पहली आकृति थी। वो जीत गया। मिस्टर दयाल ने संतोष में अपना सिर हिलाया। ये नामुमकिन है। इधर ग्रेवियर की आंखें बड़ी थी और वो अविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। वो तब भी बात कर रहा था जब उसके पूरे शरीर पर बड़ी मात्रा में घाव दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगले ही पल मिस्टर दयाल की आंखों के सामने ही ग्रेवियर के शरीर से तेजी से ब्लड बहने लगा और उसका विशाल शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही सामने से रिया धीरे धीरे सामने आई। उसकी दोनों लॉन्ग स्वॉर्डें चमकीले लाल ब्लड से लथपथ थीं। उसकी आंखें जो पहले चमकदार लाल थीं, धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आ गई थीं। भाड़ में जाओ। रिया ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्डें पकड़ ली और उस पर लगे गए ब्लड को एक झटका देकर साफ कर दिया। फिर उसने उन्हें अपने म्यान में लौटा दिया। मिस्टर दयाल का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उन्हें ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। ग्रेवियर, वो मर चुका है। बाकी वॉरियर भी सदमे में हौंफने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेवियर यहाँ अक्सर आता था और वो कभी नहीं हारा था। हालांकि वो अभी अभी एक यंग लड़की के हाथों मारा गया था और ये उनके लिए चौंकाने वाला था। रोली को मुझे वापस दे दो। रिया ने पलटकर मिस्टर दयाल को घूर कर देखा और कहा, क्या कोई और उसे चुनौती देना चाहेगा? मिस्टर दयाल की आंखें गंभीर हो गईं और उन्होंने चारों ओर देखा। बाकी वॉरियर्स ने तुरंत एक कदम पीछे कर लिया जब उन्होंने मिस्टर दयाल को उन्हें घूरते हुए देखा। उन्हें डर था कि कहीं मिस्टर दयाल उनमें से किसी को न फाइट के लिए आने को कह दे। अगर कोई नहीं है तो उसे मुझे सौंप दो। रिया ने तीखी आवाज में मिस्टर दयाल से कहा। ठीक है। मिस्टर डायन ने हमें अपना सिर हिला दिया। ये रिंग पहले ही नष्ट हो चुकी थी और आसपास किसी ने भी इस यंग लड़की की चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। उस पालतू पेट को इसे दे दो। हालांकि वो इससे नाखुश था, फिर भी उसने इसे रिया को लौटा दिया। जी सर। जो वॉरियर मिस्टर दयाल के पीछे खड़े थे उन्होंने अपना सिर हिला दिया। जल्द ही वे अपने हाथों में एक पिंजरा लेकर लौट आए। पिंजरे के अंदर एक रोएंदार चीज थी और वो एक विशाल स्नोबॉल की तरह लग रही थी। रोली। जब ऋतिक ने पिंजरे के अंदर जानवर को देखा तो उसने अपने पालतू जानवर को पुकारा।
मानो वो जानवर भी ऋतिक की आवाज को पहचान सकता था और उसकी काली आंखों की एक जोड़ी तुरंत ऋतिक की ओर देखने लगी। वूम वूम वूम। ऋतिक को देखते ही रोली तुरंत उस पिंजर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी हलचल ने वॉरियर्स के हाथों से पिंजरे को लगभग गिरा दिया था। इसे खोल दो। रिया भागकर वहां पहुंची जहां रोली गा और उन्हें पिंजरा खोलने के लिए कहा। जो वॉरियर पिंजरे को पकड़े हुए था, उसने रिया द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद तुरंत उसे खोल दिया। पिंजरा ओपन होते ही रोली तुरंत ऋतिक की ओर भागा और उछलकर के सिर और गालों को सहलाने लगा। हा 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 हा, ऐसा करना बंद करो। ऋतिक ने रोली को पकड़ लिया जो उस पर कूद गया था। उसे लग रहा था कि रोली खुद को ऋतिक के गालों से रगड़ रहा था और इससे ऋतिक को गुदगुदी हो रही थी। मैंने इतने लंबे समय तक तुम दोनों की देखभाल की, लेकिन तुमने मुझे तो कभी ऐसे किस नहीं किया। रिया ने दोनों मॉन्स्टर्स को घूर कर देखा और कहा। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड ऋतिक के चारों ओर घूम रही थी और साथ ही उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम इस मॉन्स्टर को तो ले जा सकते हो, लेकिन जहां तक आइस वर्ड का सवाल है तो अभी तक इसके लिए मैच नहीं किया है। अगर तुम इसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 राउंड जीतने होंगे। मिस्टर दयाल ने ऋतिक से कहा, ये हमारे पालतू जानवर है। तुम्हारे ही लोगों ने इसे अपनी गंदी चालों से मुझसे चुराया था। मिस्टर दयाल की बात सुनकर रिया गुस्से में चिल्ला पड़ी। यही नियम है। अगर तुम नियम नहीं मानना चाहोगे तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर दयाल ने रिया की बात को अनसुना कर दिया और ठंडी आवाज में उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, चलो फिर मैच ही करते हैं। ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मिस्टर दयाल से कहा, ऋतिक की बात सुनकर रिया सन रह गई और वो उसे रोकने की कोशिश करने लगी। मेरी चिंता मत करो, यहाँ वॉरियर्स बहुत कमजोर है। ऋतिक ने आत्मविश्वास के साथ कहा। बहुत कमजोर है। ऋतिक की बात सुनकर मिस्टर दयाल हंसने लगे। उसने सोचा कि ऋतिक सिर्फ घमंड दिखा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि ऋतिक एक पावरफुल वॉरियर नहीं था। वूम वूम। अचानक कई मशीनें सामने आईं और नष्ट हो चुकी रंग को ठीक करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह की मरम्मत कर दी गई। अब हमारे पास एक नया इनाम है, जो यह आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड होगी। डी। मिस्टर दयाल ने रिंग में कूदने के बाद भीड़ को अगले इनाम के बारे में बताया। इस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड का जीन क्रिस्टल अमूल्य आइस फ्लूइड बनाने का मटेरियल है। जो कोई भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा, यह इवॉल्व मॉन्स्टर उसी का होगा। उसकी घोषणा सुनकर सभी वॉरियर्स ऋतिक की ओर देखने लगे। उन्होंने आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को भी देखा जो ऋतिक के चारों ओर उड़ रही थी और उनकी आंखों में एक जलती हुई इच्छा थी। आइस फ्लूइड एक खास लिक्विड था। एक बार जब कोई इसे पी लेता है तो वो बर्फ की फंडामेंटल एनर्जी हासिल करने में सक्षम होगा, जो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होती थी और उस वॉरियर को आइस स्किल्स के हमलों का भी ज्यादा असर नहीं होगा। जो वॉरियर बर्फबारी वाले एरियाज में रहते थे उनके लिए यह बेहद यूजफुल होगा। साथ ही आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड एक दुर्लभ जानवर था। प्लीज यहाँ आ जाओ। मिस्टर दयाल ने फिर रिंग छोड़ दी और ऋतिक से कहा, सावधान रहना। रिया को पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद ऋतिक के फैसले को बदलना असंभव होगा। केवल एक चीज जो वो कर सकती थी वो थी उसे खतरों से आगाह करना। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।